हेलो। आज की वीडियो में डिटर्मिनेंट्स हम कवर करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो के अंदर। जैसा हमने पिछली वीडियोस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैट्रिक्स को एक वीडियो के अंदर ख़त्म किया था विद ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। इन दिस वीडियो ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू learn the concepts in this video and we will apply these concepts on the questions. So we will do the questions based on the concept also. Okay, so concept भी हमें समझना है। जो वन शॉट वीडियो होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज नहीं कराई जा सकती वन शॉट वीडियो, फिर वो रहेगी ही नहीं। वन शॉट वीडियो इज समथिंग लाइक टू रिवाइज। ओके, उनके लिए भी हेल्पफुल होती है जिन्हें डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है, या उनके लिए भी हेल्पफुल होती है जिन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स हम देख चुके हैं, टोटली रिलेटेड है मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हम मैट्रिसेस का ही निकालते हैं। सो यू शुड नो अबाउट द मैट्रिक्स ऑल्सो, एंड इफ यू नेवर रेड अबाउट द मैट्रिसेस और यू और आपने अगर वो चैप्टर को छोड़ दिया है, ठीक है, और यू हैव स्किप्ड दैट चैप्टर, देन यू शुड गो एंड फर्स्ट रीड मैट्रिक्स। क्योंकि ज़्यादा नहीं लेकिन 10% तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स के बारे में अगर आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होती है, ठीक है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। सो अगर मैं बोलूँ तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो मैट्रिक्स पर लगाया जाता है, और उस डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमें एक नंबर मिलता है। ठीक है, उस डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमें बहुत सारे जो हमारा डेटा होता है, हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि मैट्रिसेस आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ डेटा। ओके, तो जो ग्रुप ऑफ डेटा हमारे पास होता है उससे हमें एक डेटा मिलता है डिटर्मिनेंट की हेल्प से, उसको सॉल्व करके। ठीक है, तो एक एसोसिएटेड नंबर होता है मैट्रिक्स से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है बेसिकली अगर हमें किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसमें हम डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्वर्स अगर मैट्रिक्स का निकालना हो, क्योंकि अब अभी तक हमने जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था अपने पिछले चैप्टर में, वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके निकाला था, जो कि बहुत ही कहेंगे कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि कैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना दूं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूं। ठीक है, और उसके लिए मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पड़ते थे और उसमें बहुत टाइम बर्बाद भी होता था। तो इसलिए डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, जो हमारे चांसेस ऑफ एरर होंगे वो कम होंगे इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर हम इन्वर्स निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। और हम मैट्रिक्स की हेल्प से जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, लीनियर इक्वेशंस मीन्स जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो वो आपके सामने आ चुका है। पहला पॉइंट है अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, हाँ एक चीज़ और, मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आई होप आप जानते होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो के शुरू में ही कि मैट्रिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। रो और कॉलम क्या होती है, ठीक है, अब वो मैट्रिक्स अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनाते हैं हम, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे 4 5 6 1 2 3 1 1 1, ये मैट्रिक्स है, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ऐसे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो इसमें 3 रोज हैं, R1 R2 और R3, और 3 ही कॉलम है, C1 C2 और C3। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उससे हमें एक नंबर मिलता है। ठीक है,
जो मैंने अभी आपको बताया अभी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जैसा मैंने बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको इसको लिखने का तरीका है ये। अब इसको हम मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, इसको क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। In the case of matrices or the determinants, we will not read it as mode, we will read it as determinant. Okay, so जैसा मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, we will not read it as modulus. मॉड्यूलस नहीं पढ़ेंगे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था डिटर्मिनेंट का जो बेसिक था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है कि हम डिटर्मिनेंट निकालते कैसे डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ये भी आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें सबसे पहला टॉपिक मेरा यही था कि ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक था रो, कॉलम और मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है, जरूरी नहीं है कि मेरी ही वीडियो देखे, मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो देखे, आप कहीं भी से भी किसी की भी वीडियो देख के ये देख लीजिएगा कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं, यहाँ भी बता देता हूँ, अगर यहाँ से समझ में ना आए तो कहीं और जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो उसका ऑर्डर m इंटू एन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो उसका ऑर्डर 3 इंटू टू होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो 1 इंटू वन ऑर्डर होगा। तो इसमें बात कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं पहले। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स जिसमें रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया 4, ये है मेरी फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट यही होता है 4 ही। जैसे मैंने 5 लिख दिया तो 5 का डिटर्मिनेंट 5 ही होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं हम यहाँ पर मैट्रिक्स ना लगा के। ठीक है, मैं लिख दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 6 तो वो 6 ही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ -7 तो -7 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया था ये मोड नहीं है। ये मोड नहीं है। अगर ये मोड होता तो -7 की वैल्यू +7 हो जाती, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट -7 का -7 होगा, डिटर्मिनेंट -9 का -9 ही होगा। क्यों? ये इनको हम क्या बोलते हैं, ये जितनी भी हैं ये फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का ये होगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स जिसमें सेकंड सी गायब हो गया, सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस। सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हो। क्यों? फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2 इंटू टू, और इनको बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। और इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये हमें देखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मैट्रिक्स ली 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स ली, इसको नाम मैंने दिया ए। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करो 10, बीच में माइनस का साइन लगाओ, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करो 12, तो -2। समझ में आया? एक मैट्रिक्स में लूँ बी इज इक्वल टू 1 1 0 1, इसमें मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट निकालो इसका, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो 1, माइनस लगाओ बीच में, 1 की 0 में करो तो 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 - 0 इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है हमारा टू ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, ये क्यों नहीं जा रहा, 1 मिनट रुकेंगे यार। ठीक है, हाँ, तो जो चीज़ मैंने भी बताई है वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट नंबर होता है जो उस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर टू ऑर्डर से जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स और टू हो, रो भी 2 हो और कॉलम भी। ठीक है, तो उसका बोलते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स। और उसका जो डिटर्मिनेंट होता है तो A1 की, जैसे यहाँ पर की हुई है, A1 की A2 में मल्टीप्लाई करो, A1 की A2 में, बीच में माइनस साइन लगा। ठीक है, यही मैंने बताया
कैसे शो करते हैं, ये दो लाइन मैट्रिक्स का नाम लिख दो तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने बताई थी, तो यही लिखा हुआ है इसमें डिटर्मिनेंट निकालने का। आगे चलते हैं, बात करते हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ, इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने बताया था कैसे निकलेगा, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, एक्स प्लस वन की एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो क्या बचा, सिर्फ वन बचा। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा क्या है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू, अगर थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर से मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रो भी थ्री हो और कॉलम भी थ्री हो, उसको बोलते हैं थ्री थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स। और उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, देखो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है, जैसे मुझे ये दिया हुआ है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ साइन, साइन जो होते हैं, साइन का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा C1, ये होता है C2, ये होता है हमारा C3, ये होता है हमारा R, ये होता है हमारा R2 और ये होता है हमारा R3। ठीक है, ये हमें काम करना है। चलो छोड़ो ये काम। देखो हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो हमें इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना पड़ता है, या तो इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, ये R1 है, इसको R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, या इसको R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, या इसको C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, या C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, या C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड करने का जो तरीका है वो आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, फिर आपको कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। तो आपको चूज खुद से करना है कि आपको किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, कहीं से भी आप करेंगे। मेरा मानना ये है कि आप उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, मेरा क्या हर सबका मानना यही होता है कि उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिए जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है। जैसे C3 में दो जीरो है, तो आप इसको C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, ईजिली आंसर आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, R1 के अलॉन्ग भी और C3 के अलॉन्ग। ठीक है, बात करते हैं साइंस की। अब देखो अगर आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो चलो मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, फिर आपको साथ के साथ समझ में आ जाए। देखो ध्यान से देखना आपको, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे, एक्सपेंड अलॉन्ग R, R1 के अलॉन्ग जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो R1 सबसे पहले वन है, तो मैंने वन लिखा। ठीक है, उसके बाद जिस रो और कॉलम में वन आ रहा है उसको हाइड कर लो, तो इस रो में आ रहा है वन, इस रो में और इस कॉलम में, इन दोनों को हाइड कर लोगे या इन दोनों को डिलीट कर दोगे या इन दोनों को रिमूव कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, इन दोनों को, क्योंकि इस रो में आ रहा है इस कॉलम में आ रहा है, जब मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ ये चार बचेंगे, 3 0 1 0। तो आप लिखो 3 0 1 0। अभी 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया, सेकंड ऑर्डर का इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहले आएगा प्लस, तो ये प्लस आ गया, प्लस का वन, फिर लगाओ माइनस, बाद में आएगा माइनस, माइनस आया। अब लिखो दूसरा एलिमेंट R1 में दूसरा एलिमेंट क्या है, टू, टू लिख लिया। अब जिसमें टू आ रहा है उसको हाइड करो, इस कॉलम को हाइड करो, इसमें आ रहा है टू, और इस रो को हाइड करो, इसमें आ रहा है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो क्या बचा, इसको और इसको हाइड करो, क्या बचा, -1 0 और 4 और 0 बच रहा है ना, इसको और इसको हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा, -1 0 4 और 0, इसको और इसको क्यों हटा रहा हूँ, टू जिस कॉलम में जिस रो में आ रहा है उनको हाइड करना है, उनको डिलीट करना है, तो क्या बचा, -1 0 4 और 0, तो -1 0 4 और 0। उसके बाद आता है प्लस, प्लस लगाओ और फिर लिखो 4 लिखो। उसके बाद जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दो, तो इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है 4। ठीक है, इसको हाइड कर लेना, -1 3 4, तो -1 3 4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, अभी तो 2 इंटू किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का 0 में किया तो 0, -0 का 1 में किया तो 0,
-2, -1 का 0 में किया तो 0, -4 का 0 में किया तो 0, अरे सब 0 +4, -1 का 1 में किया तो -1, 3 का 4 में किया तो -12, ठीक है। तो ये 0, ये भी 0, ब्रैकेट लगा भी सकते हो वैसे, दिक्कत नहीं है, पर ब्रैकेट, ठीक है। 0 अब +4 इंटू ये कितना बचा, -1 एंड -12 -30, क्या हुआ, -52, ठीक है, -52 इसका आंसर है। अब आप इसको R1 के अलोंग आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो पहले 4 लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा, तो जहां जहां 0 लिखूंगा वो कट जाएगा, सिर्फ 4 की मुझे अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि जिस रो या जिस कॉलम में आपके ज़्यादा जीरो हो ना, उस रो और कॉलम के अलोंग आपको एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आप कर किसी के भी अलोंग सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा आपका साइन का ऑर्डर। अगर आप R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इस ऑर्डर में पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। अगर आप R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। सिमिलरली जब आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। जब आप C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। जब आप C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये होता है साइन का खेल। अब ये आता क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, कौन सा प्लेस है, 1 1 है, रो 1 कॉलम, तो 1 1 का मतलब है जब आप 1 2 आएगा, ठीक है। जब भी इवन आए तो प्लस लेना है, ऑड आए तो माइनस लेना है, ठीक है। अब ये कौन सा प्लेस है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये 8 2 1 हो गया। 2 और 1 का एडिशन क्या होगा, 3 3 क्या है, ऑड का माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये कौन सा प्लेस है, 2 2, तो 2 और 2 का एडिशन क्या है, 4, एक इवन नंबर है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है। फिर ऐसे ही ये A31 ऑड है तो माइनस आएगा, A32 सॉरी A31 क्या है, इवन है तो प्लस आएगा, ठीक है। नहीं A21 आएगा, A21 ऑड है तो माइनस आएगा, A22 इवन है तो प्लस आएगा, A23 ऑड है तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे ही A31 इवन है तो प्लस आएगा, A32 ऑड है तो माइनस आएगा, A33 3 + 3 6 इवन है तो प्लस आएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, आपका अपना अपनी श्रद्धा है जैसे इसको। साइन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन जरा सा भी चेंज हो गया तो आपका आंसर पूरा बदल जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको, आप जीरो देखो ही मत कि किसके अलाउंग किसमें ज़्यादा जीरो आ रही है, तो ये साइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप R1 के अलाउंग हमेशा एक्सपेंड करो और याद रखो पहले प्लस आता है, बीच में माइनस आता है, फिर प्लस आता है। R1 के अलाउंग हमेशा एक्सपेंड करो, याद रखो पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। R1 के एक्सपेंड करो, याद रखो पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। समझ में आया, मैंने 3 बार रिपीट किया है, ठीक है। और अगर आपको साइन पूरी तरह से अच्छे तरीके से आते हैं कि हाँ ये आता है या ये आता है, या तो इसको बना लो, जिसका लॉन्ग एक्सपेंड करोगे ये साइन आएंगे, तो आप जीरो देखोगे जिसमें ज़्यादा जीरो आ रहे हैं उसको एक्सपेंड कर दो, वरना मेरी बात मानो तो यही करना है कि एक्सपेंड करना और साइन याद करना, पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको R1 एक्सपेंड करके आपको दिखाया, मैं इसको C3 के अलावा एक्सपेंड करके C3 के अलावा, ठीक है। तो मैं इसको सब हटा देता हूँ, C3 के अलावा एक्सपेंड करते हैं। अब देखो एक्सपेंड अलोंग सी C3 के अलावा एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो साइन का वो बना लो अपना, जो हमने याद किया, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होता है। अब हमें C3 यहाँ पे इसके अलावा एक्सपेंड करना है, पहले प्लस आएगा तो 4 प्लस का, अब 4 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लो, इस रो और इस कॉलम में आ रहा है हाइड कर लिया, जो बचा वो लिख दो, -1 3 4, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, प्लस के बाद क्या है माइनस, तो माइनस साइन लगाओ। 4 के बाद क्या है जीरो, तो जीरो लिखो। अंदर क्या आएगा, जिस रो और कॉलम में जीरो आ रहा है उसको हाइड कर लो, तो इसे हाइड करो, इसे हाइड करो, क्या बचा 1 2 4, 1 2 4, फिर क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्लस साइन है, फिर जीरो, फिर जीरो इसमें आ रहा है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। देखो इसको सॉल्व करो, -1 × 1 -1 3 × 4 -12,
ये 0, ये 0, क्या है 4 माइनस 30 माइनस 52। देखो जब हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया था इसको जब भी माइनस 52 आया था, और जब हम C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको तब भी माइनस 52 आ रहा है, तो आंसर आपका सेम आएगा। किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा श्योर हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो, जैसे मेरी R1 के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ करती है, तो मैं जीरो देखता ही नहीं था, मैं हमेशा R1 के अलोंग एक्सपेंड करता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक उसमें ज़्यादा परफेक्ट है, R1 के अलोंग एक्सपेंड करने में ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि आपको साइन, क्योंकि इसमें सारा खेल साइन का है, साइन अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप इजीली कर दोगे, ठीक है। आपने कभी अपने प्रैक्टिस टाइम में R2 के अलोंग एक्सपेंड किया नहीं, आप उसको एग्जाम में R2 के अलोंग एक्सपेंड करने चले गए, पता चला वहीं फंस गए, साइन का ही नहीं पता चला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखना है, इस तरफ क्या ये ऐसे ऐसे साइन है, और फिर करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं इसको एक्सपेंड किसके अलोंग करूँ, कहीं से भी कर देते हैं, R1 के अलोंग कर देते हैं, क्योंकि तीनों में एक एक जीरो आ रही है, तो अलोंग एक्सपेंड अलोंग आर R1 के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, तो पहले तो जीरो है, तो यार इसके अंदर कुछ लिखो ना लिखो जीरो ही रहेगा, बस आपको लिखना है, ठीक है। मैं नहीं, चलो मैं लिख ही देता हूँ। देखो जीरो इस कॉलम में, इस रो में आ रहा है, तो जो बचा वो लिखो, ठीक है, ठीक है। क्या बचा, जो बचा वो लिखो, और फिर आगे चलो। अरे यार, तो यहाँ बचा जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा और जीरो, फिर क्या आएगा माइनस साइन, बताया था मैंने, जब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये होता है, तो R1 एक्सपेंड करना, पहला प्लस आया, दूसरा आएगा माइनस, तो माइनस लगाया, क्या है साइन अल्फा। अब उसको ऐड कर दो जिसमें फर्स्ट, जिसमें साइन अल्फा जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, तो हाइड हो ही जाएगी, ये तो तीनों के लिए ये हाइड रहेगी, ठीक है। और किसको हाइड करना है, जिस कॉलम में बीच वाले कॉलम में, बीच वाले कॉलम को हाइड कर दो, यहाँ बचा बीच वाले कॉलम को हाइड लाइन, चलो मिटाइए, देखो इसको हाइड, ठीक है। तो क्या बचा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और जीरो, उसके बाद बचेगा, अब देखो क्या आएगा प्लस, तो प्लस और ये क्या है, इसको भी यार दिखना ही बंद, तो ये तो दिखना ही, अब देखो ये क्या है, माइनस का कॉस अल्फा है ना, और प्लस आ ही रहा है उसमें ऑटोमेटिकली, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा, और अंदर क्या बचा, इसको हाइड कर दो, जिस रो कॉलम इसको हाइड, क्या बचा माइनस साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो जीरो ही हो गया, माइनस साइन अल्फा इंटू, ये क्या होगा, माइनस साइन साइन अल्फा इंटू जीरो इज जीरो, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा इज साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या बचा, ये बचेगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये कितना बचा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ठीक है, ओके। So that's the way how to solve the 3 into 3 order matrix determinant. If you want to find out the determinant of 3 into 3 order matrix, then you need to follow this process. Okay. So अब आगे चलते हैं, आगे हमें टू टू इंटू टू ऑर्डर की दो मैट्रिक्स दी हुई है, आपस में इक्वल है, और हमें एक्स निकालना है। देखो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स की एक्स में मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस 2 into 18 इज 36 इज इक्वल 6 की 6 में मल्टीप्लीकेशन 36 माइनस 18 की 2 में मल्टीप्लीकेशन 36, तो ये तो कट गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 36, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी प्लस माइनस 6,
तो x की वैल्यू क्या आई, +6 एंड माइनस, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अभी एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और जिसका ऑर्डर है, तो के ए इज इक्वल टू के की पावर है, तो ये लिखा हुआ है के ए इज इक्वल टू के इज पावर टू ए होता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स, देयर मैट्रिक्स, और मैं उसका ऑर्डर ले लूँ, ऑर्डर टू इंटू, ठीक है, टू इंटू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हुई, टू। तो जो टू ए है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ये के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर टू ले लिया, चलो मैं थ्री ले लेता हूँ, तो जो थ्री ऑफ ए है वो क्या होगा, जो थ्री की पावर इसका जो ऑर्डर है टू, ए के इक्वल होगा, यानी थ्री ए क्या होगा, नाइन ए के इक्वल होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए इज इक्वल टू क्या होगा, नाइन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो वेरी कर सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, हाँ वेरी कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस कौन, ये तो कांस्टेंट है, तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एन क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको ऑर्डर दिया हो कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दी है, वो किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि थ्री, मैट्रिक्स का नाम ए है, ठीक है, तो थ्री ए इक्वल टू किसके होगा, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए थ्री ए के होगा, ऑप्शन बी नाइन ए के होगा, ऑप्शन सी 27 ए के होगा, ठीक है, या ऑप्शन डी दे दिया जाए सिर्फ ए के होगा। तो आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि आपको पता है के ए इज इक्वल टू होता है के की पावर एन इंटू ए, के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थ्री है, तो थ्री ए इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री की पावर एन, ऑर्डर, ऑर्डर क्या दिया हुआ है थ्री, तो थ्री की पावर थ्री मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो किसके इक्वल होगा, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने अलग से ये लिखा हुआ था यहाँ पर, ये मुझे बतानी थी तो मैंने ये बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला है इससे पहले भी, लेकिन डिफरेंट तरीकों से निकाला है। यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स का जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, तो हमें क्या दिया होगा, तीन पॉइंट दिए होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमसे बोला जाएगा कि इसका एरिया निकालो। तो इसका जो एरिया होगा वो कुछ इस तरह होगा कि डिटर्मिनेंट हो, फर्स्ट कॉलम में आप x1 x2 x3 लिखिए, सेकंड कॉलम में आप y1 y2 y3 लिखिए, और थर्ड कॉलम में लिखिए। ठीक है, और ये बाहर आएगा अपना पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि अगर हमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं और वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ देयर आर थ्री पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्वेश्चन आएंगे, आते हैं इस पर। ठीक है, एक्सरसाइज में भी है कि प्रूव करो, तीन पॉइंट्स दे देंगे आपको और बोलेंगे कि प्रूव करो इससे इन तीन पॉइंट से बने ट्राइंगल का एरिया जो है, या बोलेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखिए और जीरो ले आइए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जीरो होगा इस केस में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और तो यही वो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ये पढ़ा था, हाफ इंटू पहले ही कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y2 y3, और तीसरे कॉलम में। ठीक है, अब कुछ ये रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स क्या है, पहला ये बोला गया है कि अगर एरिया बाई चांस हमारा नेगेटिव आ जाए किसी क्वेश्चन में,
तो हम उसको ऑटोमेटिकली क्या कह देंगे कि बिकॉज द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट नेगेटिव, तो उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपका एरिया नेगेटिव आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव होगा, हम उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यही लिखा हुआ है सिंस द एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन वन। वन ये छोड़ो, वन मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसमें हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट है दूसरा दिमाग है, अगर हमें एरिया दिया हुआ है तो हम दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया कि कोई ट्राइंगल है, इसका एरिया 36 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, और हमें दो पॉइंट्स दे दिए और एक पॉइंट हमें निकालना है कि ये पॉइंट निकालो, तो हम एरिया क्या लेंगे, कैलकुलेशन पर्पज से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये सब हम आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तीसरा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। जो मैंने बताया कि अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए तो तीन पॉइंट्स दिए जाए और आपसे बोला जाए प्रूव करिए कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसका एरिया निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या प्रूव कर दीजिए, 0, और कह दीजिए कि जो एरिया है वो 0 है, और 0 अगर एरिया है तो ट्रायंगल है ही नहीं, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब इस बार हमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं कि हमें एरिया निकालना है। ठीक है, वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं 3, -4, 2.5। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ये x2 है और ये y, ठीक है, तो मुझे x1 पता है 3 है, y1 पता है 8 है, x2 पता है -4, y2 पता है 2, x3 पता है 5, y3 पता है 1। मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमने भी पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो हाफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की क्या है या y1 की क्या है 8 1, x2 की है -4 2 1, और x3 की है 5, y3 की है 1 1। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, इजीली कर सकते हो, 1/12 ही रखो और इसको एक्सपेंड कर दो। तो पहले क्या आएगा 3, अब तो आ गया, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो 2 × 1 2 -1, फिर -8, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, -4 × 1 -4 -5, फिर आएगा, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो -4 -10, तो ये हो जाएगा 1/2। सो 1/2 3 × 1 -8 × -9 +1 × -14, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1, ये कर लिया 3 × 1 है, ठीक है, 3 और +72 -14, तो ये बचेगा आपका 75 -14 कितना बचेगा 61, तो 61/2 स्क्वायर क्या है इसका एरिया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है एरिया, बस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हम निकालते आ रहे हैं जब से हमने वीडियो स्टार्ट की है। अब ये बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी। अब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जिसमें ए दिया हुआ है 1,3, बी दिया हुआ है 0,0, और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब देखो मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ कोई पी और इसको बोल लेता हूँ x, y। अभी तीनों पॉइंट्स क्या हैं, तो मैं लिख दूंगा सिंस ए बी एंड बी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, सो एरिया क्या होगा इसका, एरिया दिस लाइन 0, या दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल तो बना ही नहीं, तो एरिया क्या होगा 0। अब देखो x1 में क्या देता हूँ 1 है, x2 क्या देता हूँ x है, x3 क्या देता हूँ 0, ऐसे ही y1 क्या देता हूँ मैं 3 है, y2 क्या देता हूँ मैं
4y है और y क्या है 0 है। अब मैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पर x1 फिर x2 फिर x3 फिर y1 फिर y2 फिर y3 और फिर 1। अब मैं इसको करता हूँ इसके अलोंग एक्सपेंड, क्योंकि इसमें 0 जाता है, तो एक्सपेंड अलोंग R3। और जो R3 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो साइन का याद करना है, प्लस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस प्लस होता है। तो एरिया क्या आ गया यहाँ से, पहले आएगा प्लस, तो ये तो 0 ही रहा, इसको छोड़ो, फिर आएगा माइनस, ये भी 0 ही रहा, बाद में +1। तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो अंदर क्या बचा 1 इसमें आ रहा है, तो इसको हाइड करो, इसको और इसको हाइड करो, तो 1 3 और xy बचा 1 3 xy, ठीक है। तो और एरिया बेसिकली आएगा क्या 0 आएगा ना, इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हमने बोला था कि ये कोलिनियर है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो ये हुआ फिर हमारा यहाँ से y 3x इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 क्या होगी इस इक्वेशन की, या इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में एक पॉइंट डी है, तो ये ए है, चलो ऐसे बना लेते फिगर, फिगर बना के करने ए पॉइंट इसको मान लो, बी इसको मान लो, डी इसको मान लो। ए पॉइंट दिया हुआ है 1,3, बी पॉइंट क्या है 0,0, सी पॉइंट क्या है, यस डी पॉइंट क्या है 1,0, ठीक है। और इसका एरिया कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अगेन एरिया क्या होता है 1 x1 x2 x3 y y2 y3 1 1 1 रख दो इसमें, x1 x2 x3 किसी को मान लो, मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y2। तो एरिया क्या है इसका 3 है, इज इक्वल टू x1 क्या है 0, x2 क्या है k, x3 क्या है 1, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 क्या है, y3 क्या है 3। ठीक कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। ए ठीक है ठीक है 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। R1 जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 3 तो यहाँ है ही, तो ये 0 ये 0 सिर्फ ये बचा, तो 1 इंटू इसको हाइड करेंगे क्या बचेगा 3k माइनस 0, ओके 1 इंटू 3k माइनस 0 ये बचा। तो 3 इज इक्वल 1 इंटू 3k माइनस 0, 2 3 6 6 इज इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू क्या आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना k की वैल्यू। चलो अब बोल रहा है कि शो करो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए जैसा मैंने बताया था कोलिनियर है, अगर तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इनसे कोई ट्रायंगल बना नहीं, जब ट्रायंगल नहीं बना तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, अभी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा इसका 0 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ क्या आता है x1 x2 x3, यहाँ क्या आता है y2 y3 और यहाँ ठीक है वैल्यू, तो ये 2 तो इधर जाके 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू, मैं इसको x1 बोल इसको y1, इसको x2 बोल इसको y2, इसको x3 इसको y3, x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू b, x3 की वैल्यू c, और ऐसे ही y b प्लस सी, y2 की वैल्यू है c प्लस a और y3 की वैल्यू है a प्लस b, और ये 1 इसको एक्सपेंड कर R1 के, ठीक है एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा 0 इज इक्वल टू ए आया, इसको हाइड करो तो क्या बचेगा, अब तो आ गया, इसको हाइड करो इसको हाइड करो तो सी प्लस ए माइनस 1 की इसमें होगी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, बाहर माइनस है, फिर आएगा माइनस बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी इसको हाइड करो इसको हाइड करो तो बी बचा, और माइनस सी की इसमें होगी माइनस सी, फिर प्लस आएगा, फिर क्या बचा 1, इसको हाइड करो इसको हाइड किया और इसको हाइड किया तो बी ए प्लस बी स्क्वायर बचा,
या ए बी लिखूँ, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसकी इधर करूँगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए, तो माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनो, हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है, ठीक है, तो हमें इसका जो एरिया है वो ज़ीरो लाना है, ठीक है, तो ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे, मैं इसको सिर्फ एरिया ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो तो हमें प्रूव करना है, तो एरिया इज इक्वल टू ये चल रहा है, ठीक है, एरिया, इसको हमें ज़ीरो लाना है, ज़ीरो तो हमें प्रूव करना है ना, तो पहले से ज़ीरो नहीं लिख सकते ना, वो प्रूव करना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हुआ, अब देखो इस ए से ये कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, ए सी माइनस ए बी, और ये बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना बचेगा प्लस, यहाँ कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, तो एरिया क्या है जीरो, अगर एरिया जीरो आ गया तो यस दीज आर कोलिनियर ट्रू, ठीक है, तो इस तरीके से हम, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स का यूज इनवर्स निकालने में भी किया जाएगा, और ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला है ना, उसी उसी की तरह है कुछ, ठीक है, तो माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये डेफिनेशन है दोनों की, माइनस की डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, भी कोफैक्टर की लिखी हुई है, ठीक है। आप अगर माइनस निकालने तो कोफैक्टर्स भी वही होते हैं, बस साइन का चेंज आ जाता है, वो कैसे होता है, डेफिनेशन ये कहता है कि माइनर ओपन है, जिस भी एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल है ए आई जे, ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, ए आई जे का मतलब आई रो और जेथ कॉलम को हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या डिटरमिनेंट निकाल दें, तो वो क्या होगा, उसके माइनर, ठीक है, तो करके देखते हैं, डेफिनेशन तो बस ये याद रखने के लिए लिखी हुई है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें मुझे माइनर्स निकालने हैं, वो फैक्टर्स निकालने हैं और वेरीफाई करना है, ठीक है, तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है 2 -3 5 6 0 1 5 7, तो माइनस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो इसके माइनस जो होंगे वो होंगे, ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे लिख के इक्वल टू लिख के, इसको लिखते हैं माइनस ओ इस आर, कैसे उसको डिनोट करते हैं, एम एम वन एम वन एम 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 टू एम थ्री एम थ्री, इस तरीके से माइनर्स को लिखा जाता है। अब अगर मुझे एम वन निकालना है, तो मैं एम वन निकालने के लिए क्या करूँगा, इस वन का मतलब इस वन का मतलब कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, मतलब इसको और इसको हाइड करो, वो लिख दो, क्या बचा 0 5 7, इसको सॉल्व करो क्या बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये और ये 0 4 5 और -7 5 है, तो यहाँ से बचा आपका 0 -20, तो ये क्या बचा -20। इसी तरीके से एम वन टू का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड कर लो, 6 4 1 7, तो 6 4 1 7, तो 6 की -7 में मल्टीप्लाई -42 -4 की, तो ये कितना बचा -46 बचा, ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा एम वन थ्री का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड 6 0 1 6 0 5, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 30 -0, तो यहाँ से ऐसे ही मैं निकालूंगा एम टू वन, तो एम टू वन
सेकंड रो मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 5 क्या बचा, -3 और 5 और 5 7, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 5 7, तो ये मुझे देगा 25 एंड प्लस 20, तो मुझे देगा 46, 25 सॉरी माइनस आएगा बीच में, -7 -7 -3 7 मुझे 4 देगा, ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल M21 की बात करते हैं, M22 की, M22 इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बचा 2 5 7, 2 5 7, इसका मतलब क्या हुआ, -40 -5, तो ये क्या होगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही M23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 -3 1 5, 2 -3 1 5, तो ये बचेगा 2 into 5 is 10 minus -3 into 1 is -3 and it would be +3, so it would be 13. ओके, ऐसे ही M31 क्या बचेगा, 31 मीन्स थर्ड रो, इसका मतलब होता है रो, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, इसका मतलब होता है कॉलम, तो 3 मीन्स थर्ड रो, 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा, -3 5 0 और 4, तो -3 और 5 0 और 4 जगह पड़ गई है हम -12 -0 इज इक्वल टू -12, मैं जगह पड़ गई, तो मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यूज पहले लिख लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इतनी वैल्यू लिख, तो मेरी जो वैल्यूज आई हैं, 1 1 की है -20, 1 की है -46, 1 3 की है 30, 2 1 की है 4, 2 2 की है -19, 2 3 की है 30 और इसकी -12, ठीक है, ये तो हमें चाहिए, तो इनको मैं इस तरीके से हमें माइनर्स निकालने हैं, सब हम माइनर्स निकालने हैं, माइनर्स निकालने माइनर्स की हेल्प से ही हम क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लो, चीज़ें वही यूज़ हो रही है जो डिटर्मिनेंट में हम करते थे, कि उसको हाइड करो, उसको हाइड करो, फिर उसकी उसमें मल्टीप्लाई, उसकी उसमें मल्टीप्लाई, वही कहानी चल रही है इसमें, तो डिटर्मिनेंट जिसको समझ में माइनर उसको हम करते हैं, ठीक है। मुझे M32 और M33 और चाहिए, ठीक है, तो M32 और M33 और चाहिए, तो ये मैं निकाल M32 का मतलब क्या है, M32 का मतलब सेकंड कॉलम, तो थर्ड सेकंड कॉलम मीन्स क्या बचा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 6 4, 2 5 6 4 मीन्स क्या क्या हुआ इसका मतलब, ये -30, तो क्या बचा, ऐसे ही M3 आया -20, M33 क्या आएगा, थर्ड रो, तो 2 3 6 और 0, तो ये हो गया 0 6 18, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ, मेरे जो माइनर्स आए उनको मैं लिख लेता हूँ साइड में, एक साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, माइनस लिख लेता हूँ एक तरफ, क्योंकि मुझे फैक्टर स्विचिंग है, तो उसके बाद अच्छी वेरीफाई करना है, वो मैं यहाँ लिखूँगा M M M M M M M3 M3 M3, ठीक है। M11 क्या आया मेरा, -20, M12 मेरा क्या है, 46, M13 आया है 30, M21 आया 4, -90, 30, -12, -22 और ये, ठीक है, मेरी ये वैल्यूज आई। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, अब मुझे निकालने कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स देखो कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, जैसा कि डेफिनेशन में हमने लिखा था,
ठीक है, डेफिनेशन में देखा था, अभी दिखाता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ। देखो, ये देखो यहाँ पे इनको हम डिनोट करते हैं ए से और माइनस को एम से, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए ए वन वन क्या होगा, मैं यहाँ अब क्या निकाल रहा हूँ, ये माइनस निकाल लेते हैं, मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स निकाल। तो मुझे चाहिए सबसे पहले ए वन वन का मतलब है -1 की पावर 1+1, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लिख दो 1+1, और जो कोफैक्टर है C11 M11 है, ठीक है, ये लिख दो, यानी -1 की पावर 1+1 क्या हुआ 1, और M1 की वैल्यू है -20, तो A11 आया -20। ऐसे ही निकालो A12, -1 की पावर, अब यहाँ 1 2 है तो 1+2, और M, तो ये -1 की पावर 1+2 इज -1, और M1 46, तो ये कितना है 46। ऐसे ही A13 कितना होगा -1 की पावर 1+3, तो -1 की पावर 1+3 और M13, तो -1 की पावर 1+3 इज व्हाट 1 इंटू M3 इज 30, सो यार ऐसे ही A2 A2 A31 A32 A33 आ गए, निकल गए, सब निकल गए। A21 देखो -1 की पावर 2+1 M21, तो ये हो जाएगा अपना माइनस, और M21 क्या है 4, तो हो जाएगा -4। ऐसे ही A22 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2+2 1, और M22 क्या है -19 का -19 हो जाएगा। A23 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2+3 -1, और A23 -30 -30। ऐसे ही A31 -1 की पावर 3+1 1, और M31 कितना होगा -12, तो हो गया -12। A32 -1 की पावर 3+2 -1, और -1 इंटू M32 मतलब -22 हो जाएगा, ठीक है। A33 क्या हो जाएगा -1 की पावर 3+3, यानी +1 हो गया, 6 होता है ना -1 की पावर 6 +1, और M3 कितना है कितना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हमारे क्या हो गए कोफैक्टर्स हो गए। समझ में आया कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, माइनस कोफैक्टर्स आए समझ में, मुझे वेरीफाई करना है A11 A31 A12 A32 A13 और A33 0। देखो A11 क्या है, A11 ये है, A12 ये है, A13 ये है, ठीक है। तो A11 मतलब इसमें रखूंगा की जगह में क्या रखूँ 2 इंटू A31 में भी मैंने निकाला है -12, 1 इंटू -12 -12, ठीक है, -12 प्लस A12 क्या है -3 इंटू A32 क्या है 22, प्लस A13 क्या है A13 क्या है 5, और कैपिटल A33 क्या है 18। देखो क्या 0 आ करके देखते हैं, -24 -66 प्लस 90, तो देखो -90 हुआ और ये +90 हुआ, और ये यहाँ पे 0 आ, यही तो वेरीफाई करना था, ये मैं वेरीफाई कर दिया। देखो ये क्या है, जब लिखते थे तो ये A11 ही तो लिखते थे, यहाँ A12 A13, तो ये वैल्यूज आ गई, और ये क्या है कैपिटल वाले कोफैक्टर्स हैं। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि अगर किसी भी रो के कोफैक्टर्स को मैं किसी डिफरेंट रो से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे हमेशा 0 मिलेगा, और उनको ऐड, देखो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी रो के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, तो मैं कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट कि किसी भी रो की, जैसे ये रो है, ठीक है, इसके जो मेरे कोफैक्टर्स है वो क्या है A11 A12 A13 है। अगर इनकी मल्टीप्लाई मैं किसी दूसरी रो के एलिमेंट से करूं, या तो इनसे या इनसे, और उनको ऐड कर दूं, तो हमेशा मुझे क्या देंगे वो 0 देंगे। जैसे यहाँ पर A11 क्या है फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11 और A12 और A13, इस रो के एलिमेंट है, और ये कोफैक्टर्स कौन से रो के हैं थर्ड रो के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई और ऐड करके क्या मिला मुझे 0। मतलब अगर किसी एक रो के क्या निकालो कोफैक्टर्स निकालो, और उन कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के एलिमेंट से करके उन्हें ऐड कर दो तो हमेशा 0 देगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप उसी रो के कोफैक्टर्स निकालो, जैसे इस रो के कोफैक्टर्स निकाले और इसी रो के अगर एलिमेंट से
मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मुझे डिटर्मिनेंट देगा। मतलब A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 plus A13 into A13 would be equal to the determinant of this matrix. For example, this is A. Okay, so इसके डिटर्मिनेंट के अगर इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स A है तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो। अगर आप किसी भी रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई उसी रो के एलिमेंट से करके उन्हें ऐड कर दो तो वो इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर आप किसी भी रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ करके उनको ऐड तो हमेशा जीरो देगा। ये दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, जैसे इसमें वेरीफाई कराया है कि आपसे जो एलिमेंट लिए हैं वो फर्स्ट रो के लिए, वो फैक्टर्स लिए हैं वो थर्ड रो के लिए, और उनके मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो जीरो मिला। लेकिन जब आप उसी रो के एलिमेंट लो, उसी रो के कोफैक्टर्स लो और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो हमेशा डिटर्मिनेंट मिलेगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। चलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का यूज हम करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो अगर आपके पास जैसे कोई मैट्रिक्स दिया उसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आप उसके क्या निकालिए, कोफैक्टर्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। एक बार और बोल रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज उसका एडजॉइंट होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उनके कोफैक्टर्स क्या हैं, इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, कोफैक्टर्स मैं जरा दूसरा कलर चूज कर लूँ इसमें दिखेगा। देखो इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या होंगे, कोफैक्टर्स होंगे किसके, इस मैट्रिक्स के। तो इनका जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस। ठीक है, यानी ट्रांसपोज मैंने बताया था मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दो कॉलम को रो बना दो। तो यही इन्होंने यहाँ किया हुआ है। इसका अगर इसके कोफैक्टर्स ये हैं तो इनका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली एडजॉइंट ऑफ। ओके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी एक लाइन सुन लो। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया उसके कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालना मैंने अभी बताया, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, वही एडजॉइंट होता है। ठीक है, आगे चलो। इनवर्स ऑफ ए का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसको आपका ए इनवर्स निकालना है तो पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालिए, ए डिटर्मिनेंट निकालिए। ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसको उससे एडजॉइंट ऑफ ए को उस डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, वही होता है ए इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है अभी बताया था ना मैंने, कि जो भी हमारे मैट्रिक्स दी है उसके कोफैक्टर्स निकालो। ठीक है, उसके कोफैक्टर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही एडजॉइंट होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे ए इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको करते हैं, एक एक चीज करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था क्या होता है अभी अभी, कि आप क्या करिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालिए। ठीक है, तो कोफैक्टर्स मैंने, अगर ये मैट्रिक्स ए तो इसके कोफैक्टर्स ये मान लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यही क्या होता है, एडजॉइंट होता है। मैं निकालता हूँ A11 सबसे पहले। A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू क्या होता था, माइनस माइनस कैसे निकालेंगे, वन वन के निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लीजिए, तो क्या बचा 4 3 3 4। ऐसे तो निकालते थे 4 के 4 में, तो पहले तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हुआ, +1। तो ये तो प्लस हो गया, 4 के 4 में तो हो गया 16, बाहर प्लस आ जाएगा, 16 - 9 क्या हुआ, 7। ऐसे ही A12, तो A12 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 2 का मतलब इनको ऐड करने पर 3 आएगा, मतलब नेगेटिव साइन। 1 2 मतलब 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो
दिख रहा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 और 1 4 बचा, तो 1 3 और 1 4 बचा, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 की 4 में तो 4 -3 इज इक्वल टू -1 बचा। ऐसे ही A13 निकालो, 1 3 में क्या आएगा, बाहर प्लस आएगा, क्योंकि इनको ऐड करके क्या आएगा, 4 -1 की पावर 4 क्या होता है प्लस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, देखो अब तो आ जाना चाहिए आपको। फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 4 1 3 1 4 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, बाहर प्लस है तो 3 माइनस, और 1 की 3 में भी 3 -4 इंटू 1 में है, तो 4 इक्वल टू -1। ऐसे ही मैं निकालूंगा A21, तो 21 मतलब 3, तो -1 की पावर 3 माइनस, ठीक है, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 3 4 3 3 3 4 माइनस बाहर 12 -9 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही A22 के केस में बाहर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 और 1 4 1 3 1 4, तो यहाँ पर प्लस बचा 4 -3 इज इक्वल टू 1। A22 आ गया, निकालूंगा मैं A23, 2 + 3 इज 5 -1 पावर 5 इज माइनस, तो यहाँ पर 2 3 सेकंड रो, 2 सेकंड रो, 3 थर्ड कॉलम, 2 3 2 3 1 3 1 3, तो ये क्या बचा 1 3 1 3, मतलब ये तो जीरो ही हो गया, 3 -3 ठीक है। A31, A31 मीन्स 3 + 1 4, -1 पावर 4 इज प्लस, प्लस बचा, और 3 1 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम 3 3 4 3 3 4 3, तो कितना बचा 9 -12, तो ये बचा -3। ओके, समझ में आ रहा है। A32 कितनी आराम से करा रहा हूँ, 3 2 3 + 2 5 -1 पावर 5 इज माइनस, तो 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 1 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये भी जीरो बचा, 2 3 भी यही आया था, 2 3 हाँ, और 3 3 2 3 2, ठीक है। इसके बाद है 3 3 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 3 1 4 1 3 1 4, और ये 3 + 3 इज व्हाट 6, 1 -1 पावर 6 इज प्लस, तो ये हो जाएगा -3, तो ये बचा, ठीक है। तो ये मेरे क्या आ गए, सब कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज किसका, ट्रांसपोज किसका, इन सब का, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0, ये जो आया, ये जो आया इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन सबको हटा दें, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब मैंने बताया था कि रो को कॉलम बना दो, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0, तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। और मुझे प्रूफ क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आया, अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। देख रहे हो कितना क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़। अब यहाँ पर आपने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था ना मैट्रिक्स, वो भी टेस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये क्या है ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -7 नहीं +7 -3 -3 -1 0 एंड -1 0। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, बताया था ना मैंने, अगर आपने मैट्रिक्स वाली वीडियो देखी है मेरी, तो आपको पता होगा कि इसकी रो और इसका कॉलम लेते थे, तो 1 × 7 प्लस 3 × -1 प्लस 3 × -1। अगर आपको नहीं पता है ना, तो यार पहले जाके मैट्रिक्स पढ़ो, जब पढ़ना है, फायदा नहीं फिर इसको पढ़ने का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एक मिनट,
ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट करेंगे, तो 1 into -3 इज -3 एंड 3 into 1 इज 3 एंड 3 into 0 इज 0। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा भाई कैसे होगा ये। देखो यार, मैंने वन शॉट बनाई हुई है मैट्रिक्स के लिए। देखो, इसकी इसमें किया पहले मैंने, इसकी इसमें किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में। ठीक है, 1 की -3 में होगी -3, 3 की 0 में 0 और 3 की 1 में 3। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फर्स्ट खत्म, सेकंड को करते हैं। 1 की 7 में 7, 4 की -4 में -4 और 3 की -3 में तो -3। इसके बाद 1 की -3 में -3, 4 की 1 में 4 और 3 की 0 0। ऐसे ही 1 की -3 में तो -3। ठीक है, 1 की -3 में -3 और इसकी कर रहे हैं ना, इसकी कर रहे हैं इसमें, तो 4 की 0 में 0 और 3 की 1 में। ठीक है, प्लस आएगा। ऐसे ही अब लास्ट को करते हैं, 1 की 7 में 7, 3 की 1 में -3 और 4 की -1 में -4। ऐसे ही 1 की -3, 3 की 3 और 4 की 0। ऐसे ही 1 की -3, 3 की 0 और 4 की। तो यहाँ से मेरी जो मैट्रिक्स आई है ना, ये कुछ इस तरीके से आई है। देखो, ये हुआ 3 और 3 6, साथ में 6 गया 1, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 0। ये कितना बचा, 0 बचा। 4 और 3 7 हो गए, 7 में 7 गए, 0 बचा। ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा। ठीक है, ये भी 0 बचा और ये 1 बचा। अरे भाई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, अच्छा ए इंटू आई प्रूव करना है मुझे। ओके, तो ये मेरा क्या आया है अभी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या मैं कह सकता हूँ ये एलएचएस पार्ट आया है। ठीक है, ये एलएचएस है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर कहूँ कि जो मेरा एलएचएस आया है, अभी सॉल्व किया मैंने, तो वो क्या आया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरा क्या आया था, एलएचएस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो आया था, निकाला है। अब मैं आरएचएस लेके चलता हूँ। आरएचएस क्या है मेरा, मोड, या मोड बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका बता ही दिया है मैंने। यहाँ से निकालो, 1 बाहर, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, तो 4 इंटू 4 16 -9। ठीक है, 16 -9, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा, -3, इसको हाइड कर लिया, क्या बचा, 4 -3 और +3, तो इसको हाइड कर लिया, इसको और इसको, तो ये बचा 3 -4। तो मोड ऑफ ए मेरा क्या आया, 16 -9 7, 4 -3 1, तो -3 और ये बचा -3, तो ये बचा 7 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मोड ऑफ ए मेरा क्या है, और आई क्या होता है, आई क्या होता है, 3/3 में 0 1 0। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 में जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ से मोड ए इंटू आई क्या आएगा, 1 इंटू 1 0 0 0। तो देख लो, यही है, जैसे 1 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 0 0 1 0 0 0 और एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वाले पॉइंट को प्रूव कर दिया। अब हम, अरे यार मैंने एड तो हटा ही दिया। चलो ए इनवर्स निकालना है, चलो यार दोबारा से करना पड़ेगा। अब क्या, 1 मिनट। अब हमारा ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, अभी बताया था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि 1 आया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला था अभी, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, ये आया था हमारा, यही तो आया था। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या आया था, यही तो आया था, 7 -3, जो आपकी ये वाला स्क्रीन पर आ ही रहा है, तो क्या छोड़ो। ठीक है, तो ये आया था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 ए और मोड ऑफ ए 1 आया था,
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1/1 अभी निकाला था और एडजॉइंट भी अभी निकाला था। तो 7 माइनस थ्री -1 0 और -1 0 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इनवर्स क्या है, 7 -3 -1 0 एंड -1 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए दिया हुआ है हमें, और हमें ये वेरीफाई करना है और इनवर्स निकालना है। अब यार ये भी हो जाएगा वैसे, तो कैसे होगा, अब ए की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो पहले। ठीक है, ए क्यूब निकालना पड़ेगा पहले तो आपको। तो ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो और उसमें फिर ए की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखो, ए क्यूब की यहाँ रखो, 9a और 4i इक्वल टू ओ। वो क्या है, हमारी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कर लोगे इसको, जीरो मैट्रिक्स से सब जीरो आना चाहिए। ये क्वेश्चन सेम मैंने कराया है आपको मैट्रिसेस में, तो आपको ये खुद करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिसेस वाली जो वीडियो है ना उसमें मैंने कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन है ये, बस उसमें थोड़ा ये डिफरेंस है। ठीक है, ए क्यूब निकालो पहले और इसमें रखो। ठीक है, और उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। मैं ए इनवर्स निकालना बता देता हूँ। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है, 1/, इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट मोड ऑफ क्या होगा, इसको R1 के एक्सपेंड कर दो, 2 बाहर, ये है 4 -1 माइनस माइनस +1 बाहर। अब तो निकाल लो, -1 की -2 में हो जाएगी और माइनस माइनस +1 हो जाएगा और +1 बाहर, और ये हाइड हो गया, तो -1 तो मोड ऑफ यहाँ से क्या आया, 2 × 3 प्लस -1 एंड -1। -1 एंड -2 6 -2 इज 4। 4 यहाँ से आया है, आपका मोड है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, A11 A21 A22। ठीक है, A1 A22 A32 और A31 A1 A12 A1 A23 और इनका मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले A11 निकालो। ए ये क्या है, -1 की पावर +1, ये है क्या, वो फैक्टर्स। A11 और 1 को ऐड कर दो, तो क्या बचा 2 -1 -1। ठीक है, तो यहाँ से -1 की पावर 1 +1 इज प्लस, और 2 2 माइनस माइनस प्लस 1 4 -1 इज 3। ऐसे ही A12 निकालो, 1 2 है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ जाओ, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 -1 1 और -1 -1। तो यहाँ से क्या बचा, -2 +1, तो ये हुआ माइनस प्लस, ये सिर्फ 1 बचेगा। ऐसे ही A13 निकालो। A13 क्या होगा, प्लस आएगा, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 2 1 -1 -1 2 1 -1। तो ये क्या बचा, 1 -2, तो ये बचा -1। ठीक है, A13 आ गया। अब निकालो A21, तो ये भी माइनस आएगा, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 1 -1। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 -1 और, ठीक है, सेकंड रो, तो ये हो जाएगा माइनस और -2 +1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A22 निकालो। A22 में प्लस आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 1 2 1 2 मीन्स 4 -1 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली A22 है, A23, तो -2 3 2 3, तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 तो -2 +1, और बाहर माइनस है, तो ये भी क्या बचा। ऐसे ही A31, तो ये प्लस रहेगा, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 2 -1 -1 1 2 माइनस, तो हो गया 1 2 इज -1। A32, तो बाहर माइनस होगा, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 1 -1 -1 2 1 -1, तो हो जाएगा -2 +1, तो 1।
ठीक है, A32 निकल गया, A33 इधर निकाल रहे हैं। A33 मतलब प्लस हो जाएगा, 33 का मतलब है थर्ड थर्ड कॉलम। 2 -1 2, 2 2 ज़ा 4 -1 तो 3, तो डायरेक्टली 3 आया। ठीक है, तो A33 3 आ गया। अब देखो सारे आ गए हमारे पास को फैक्टर्स। अब इनका ट्रांसपोज करना है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए आया, इसका ट्रांसपोज अभी हमें करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो ये मैट्रिक्स आई है ना बेसिकली, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 3 1 -1, ठीक है, 1 3 1 -1 1 3। बेसिकली ये क्या निकली? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकली। याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया था कि जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, तो ये तो सिमेट्रिक निकला है। ठीक है, देखो ये ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए है मेरे पास, और मोड ऑफ ए भी है मेरे पास। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 पे कितना है? 4, और एडजॉइंट 3 1 -1 1 3 -1 3। ठीक है, तो ये एडजॉइंट, और ए इनवर्स 4 की चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे छोड़ दो, मर्जी। ठीक है, तो यही छोड़ तो ये क्या हो गया? आपका ए इनवर्स निकल गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनवर्स के क्वेश्चन करना है। इनवर्स हमारा खत्म हो चुका है। बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है? देखो जैसे हमारे पास ये 3 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 3 इक्वेशन दी हुई है। तो ए क्या होगा? जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं ना, उनको तो एक ऐसे लिख लो, A1 B1 C1 को एक मैट्रिक्स में लिख लो, A2 B2 C2 को, और A3 B3 C3 को ऐसे लिख लिया। और एक्स में लिखो एक्स वाई जेड को, जो हमारे वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट को एक मैट्रिक्स में लिखो, वेरिएबल को अलग मैट्रिक्स में लिखो, और लिखने उसी ऑर्डर में। ठीक है, एक्स वाई जेड, A1 B1 C1, ठीक है, और बी जो हमारे ये इस तरफ जो है, उनको अलग मैट्रिक्स में लिखो बी में। तो कहा क्या जाता है कि ए एक्स इज इक्वल टू अगर बी है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो हमारा जो इन्वर्स होता है वो होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। अब देखो अगर ये जीरो हो जाए तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी, और अगर ये इनफाइनाइट हो गई तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये नॉन जीरो वैल्यू बचनी चाहिए। मोड ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू नॉन सिंगुलर होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी जब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू जब बी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन ए होगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? वन अपॉन ए को ए इनवर्स बी लिख सकता हूँ। तो ए इनवर्स यहाँ से क्या आ गया? ए इनवर्स नहीं, अब यहाँ पे आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू रखिए, बी आपको पता है उसकी वैल्यू रखिए, और एक्स आपको पता है एक्स वाई जेड है। तो आप कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम पूरा क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि कितना समझना है आपको कि आपका जो ये मोड ए है, मोड नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, ये कैन नॉट बी, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारा क्या कहते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स। और अगर इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट किया तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो अगर हमारा मोड ए जीरो हो गया, अगर हमारा मोड ए जीरो हो गया, अब देखो ये होता है हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू वन मोड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी, अभी हमने पढ़ा था। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स मतलब वन अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये होगा। अब देखो जब ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो हम फिर इसको चेक करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी को। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ, फिर जीरो हो जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है
वन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जब हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा। अब अगर मैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ए इनवर्स की जगह में इसकी वैल्यू रखूँ मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए, मोड ए अगर जीरो हो गया तो हम इसको चेक करेंगे। अब जब हम इसको चेक करेंगे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और हम इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है या इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, एज द सिस्टम हैव ईदर इनफाइनाइटली वैल्यू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। अब देखो ये टॉपिक मुझे नहीं पता कि आपके कोर्स में इस बार है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। तो मैं बता देता हूँ, अगर होगा तो पढ़ लेना, नहीं होगा तो मत पढ़ना, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से अब क्वेश्चन हमें दिए हुए एक्सरसाइज में हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है नहीं है। तो आपको पहले क्या चेक चेक करना है, मोड ऑफ ए निकालो, अगर वो जीरो आ गया तो फिर ये निकालो। ये निकालने पे अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं बोल दूंगा कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो जीरो आ गया तो मैं बोल दूंगा कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, अब जैसे इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके। सो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7। सो जैसा मैंने बताया कि हम अपने पहले जो दी हुई इक्वेशन है उनको किस फॉर्म में लिखते हैं, ax is equal to b। तो a यहाँ पर क्या है, जो कांस्टेंट है, तो उनको एज इट इज लिख लो, 2 5, 2 और 5 लिख लो, उसके बाद 3 और 2 लिख लो, ठीक है। x क्या है, जो वेरिएबल है, x और y, ठीक है। इज इक्वल टू p क्या है, जो इस तरफ वैल्यूज लिख लो, 1 से, जो हमारे स्टैंडर्ड जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग सब लिख लिया। तो x इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, ए इनवर्स बी बताया था ना, तो मतलब इस पार्ट का इनवर्स मुझे निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 2 3 5 मुझे निकालना पड़ेगा, और फिर 1 7 उसकी मल्टीप्लाई पड़ेगी, तो इसका इनवर्स मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका इनवर्स का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, 1/4 ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये तो मोड ए चाहिए, तो इसका पहले मोड निकालो। तो फॉर एग्जांपल हाँ, ये ए मैट्रिक्स है ना, तो इसका पहले मोड निकालो। मोड ऑफ ए क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी नॉट मोड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। तो 2 into 2 is what, 4, minus 5 into 3 is what, 15, so it would be -11, ओके। तो ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसके पहले कोफैक्टर्स निकालो और उनका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, तो सबसे पहले निकालो मैं A11 क्या है, फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 और क्या बचा, 2 बचा, तो ये क्या बचेगा, ठीक है। ऐसे ही A12 क्या होगा, माइनस आएगा, 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 3 बचा, तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा। ऐसे ही A21 चाहिए, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो 1 भी तो आएगा नहीं, तो 21 में माइनस आएगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड 5 मिलेगा, फिर -5 आएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम को ऐड कर लो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 बचेगा, तो बाहर प्लस आएगा और ये 2 बचेगा। तो मेरा जो क्या बोलते हैं एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, जो मेरे कोफैक्टर्स उनका ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर्स क्या है, 2 -3 -5 और ट्रांसपोज कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से क्या है, 2 -5 -3, ठीक है। तो ये क्या है एडजॉइंट ऑफ, अब मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो ए इनवर्स क्या है, वन, मोड ए क्या है -11, तो -1/11 और 2 -5 -3, ठीक है, तो यार इसको यहाँ रखो। तो बेसिकली मेरा एक्स वाई क्या है, इसकी -1/11 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, या एक काम करो, -1/11 को ऐसे ही रहने दो और इसको लिख दो पहले, तो 2 -5 -3 और, ठीक है, और 1 7, मुझे मल्टीप्लाई करने हैं। तो मैं इसको हटा दूंगा पूरे प्रोसेस को जो इधर लिखा हुआ है, जिससे मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ। तो अब यहाँ से मुझे बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखो -1/11 तो ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको इसमें अंदर मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है, पहले 2 की 1 में करो 2, फिर -5 की 7 में -35, उसके बाद ये -3 की 1 में होगी। देखो मैंने बताया था ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2, ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 1, तो ये 2 × 2 की है, ये 2 × 1 की है, मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में बताया था, ये जो रिजल्ट आता है वो आता है बाहर वाले हैं उनका ऑर्डर, यानी 2 × 1, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी मेरे रिजल्ट में 2 × 1 आएगी, ठीक है, तो ये मैंने सब बता दिया उसमें, ठीक है, तो -3 की 1 में की तो -3 आया, और 2 की 7 की 14, देखो अभी 2 × 1 की मैट्रिक्स आ गई, तो x और y की वैल्यू मेरी आई है -1/11, 2 - 3 इज व्हाट -33, 14 - 3 इज व्हाट 11, ओके, सो x y -1/11 की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 और -1, तो कंपैरिजन से x इज इक्वल टू 3 आएगा और y इज इक्वल टू -, इसको यहाँ पर बेशक से 2 × 3 6 -5, ठीक है, तो ठीक है, तो यही आंसर, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब ये है, ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखो बता देता हूँ मैं क्या करना है, ए निकालो पहले, ए क्या होगा, 3 2 4 -2 1 -3 और 3 -1 और, ठीक है, एक्स वाई जेड ऑप्शंस मैंने सब लिख लिए, एक्स क्या है, एक्स वाई और जेड, और बी क्या है 8 1, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, तो एक्स की जगह मैं रखूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है, ए इनवर्स मतलब 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2, इसका इनवर्स निकालो और 8 1 4 से इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाई जेड आएंगे, इसको कर लेंगे खुद से, ठीक है, ये खुद से हो जाएगा, ओके, चलो आगे चलते हैं, या मैं करूँ इसे भी, कर लोगे यार, इसका इनवर्स, इनवर्स के मैंने क्वेश्चन करा दिए 2 3, अब तो निकाल सकते हो इसका इनवर्स, और मल्टीप्लीकेशन मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया, कंपैरिजन करके एक्स वाई जेड मिल जाएगा। इसमें देखो, इसमें बोला गया है, इसमें मैं एक पहला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जो मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो मैंने बताया था कि अगर मेरा वो क्या होता है, मैंने बताया था कि एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, ये बताया था मैंने, और मैंने साथ में ये बताया था कि ए इनवर्स होता है मतलब वन मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मैंने कहा था कि ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम ये चेक करें, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट है, ठीक है, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम बोलते थे इट मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। देखो देखो ये देखो यहाँ बताया था कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम बोलते थे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और अगर ए एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू 0 है तो हम बोलते थे इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अकॉर्डिंग टू सिस्टम है
तो हमें यही करना है। सबसे पहले आप निकालो इस क्वेश्चन में एडजॉइंट, सॉरी, डिटर्मिनेंट है, उसके बाद एडजॉइंट ए बी निकालो और देखो। चलो निकालते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब ये शायद कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं करा देता हूँ, ठीक है। अगर लेना, क्योंकि हम वन टू थ्री ये, और एक्स क्या है, एक्स और वाई, ये क्या है, टू और पहले मैं निकाल, तो मोड पे इसमें मोड पे कितना होगा, 3 - 4। इसमें तो मोड पे जीरो आया ही नहीं, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये जीरो आया ही नहीं। मैं चेक करता हूँ ये वाला थर्ड वाला, क्योंकि इसमें जीरो आया। अगर जीरो नहीं आया तो वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये है x+3y, ये कैसा क्वेश्चन करते हैं, जीरो है, क्योंकि उसको फिर अच्छे से सॉल्व करते हैं। 2x+6y इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ए निकालूँ तो क्या है, ए क्या है, 1 2 3 और 6, ओके। और यहाँ से अगर हम ए निकालूँ तो क्या होगा, 6 - 6 इज इक्वल टू मोड, यार मेरे मुंह से पता नहीं मोड ही निकल रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जीरो है। अब डिटर्मिनेंट है, अगर जीरो आया तो फिर मैं क्या चेक करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, पहले यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, ए वन वन क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 होगा। A12 क्या होगा, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 होगा। A21 क्या होगा, माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 होगा। और A22 क्या होगा, प्लस आएगा और साथ में टू 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 तो 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे कोफैक्टर्स आए हैं वो ये आए हैं, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इनका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इनका ट्रांसपोज क्या होगा, देखो 6 - 2 -3 1 का क्या होगा ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल होगा, 6 - 3 और -2 1। तो ये मेरा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। और बी क्या है मेरा, बी क्या है, 5 और 8 है, ठीक है। तो मैं मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मेरा ये है, ठीक है, इंटू बी भी निकालना है मुझे। तो इंटू बी कर दो, इसमें इंटू बी करने से क्या होगा, 5 8 हो जाएगा, देखो करके देखो मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 कितना होगा, 30 -24, और ये होगा -10 -10 + 8, तो ये कितना है, 6 और -2, तो ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं बोलूँगा ये इनकंसिस्टेंट। समझ में आया, समझ में आया, क्या करना है, देखो इसमें मैंने बताया था कि अगर ये इक्वल टू जीरो है, एक मिनट, मैंने बताया था कि अगर ये इक्वल टू जीरो है, तो मेरा जीरो आ गया था, तो हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला तो मेरा वो नॉट इक्वल टू जीरो आया। जब नॉट, ये ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स है जिसकी सारी वैल्यू जीरो होती है। तो यार देखो, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो मैंने क्या बोल दिया कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता नहीं, और सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। मैंने इनकंसिस्टेंट बोल दिया। अगर वो जीरो आता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मोड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसका बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो मैं सारा बता, यही था, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मेरा कहने का तो क्या है, मैंने पहले मोड ए निकाला, वो या तो जीरो आएगा या वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं आया तो मैं बोल दूंगा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो जीरो आ गया है तो मैं चेक करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अगर वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी या तो जीरो नहीं आएगा या जीरो आएगा। अगर जीरो नहीं आया तो मैं बोलूंगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम बोलेंगे। और अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो मैं बोल दूंगा इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वी आर नॉट श्योर। तो ये केसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करने की जाए तो आप कैसे करना, लेकिन मैंने सिलेबस में देखा था तो कंसिस्टेंसी उन्होंने हटाई थी, तो आप देख लो यार, हटाई हुई है तो मतलब नहीं हटाई तो आप कर लो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका
तो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोज कह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन। अब 1 kg की कॉस्ट मैंने एक्स मान ली, तो 4 kg की 4x हुई। 3 kg की, एक की मैंने वाई मान ली तो 3y हुई, और 1 kg की मैंने जेड मान ली तो इसकी 2z हुई, 60 है। और कॉस्ट ऑफ 2 kg, 4 kg wheat और 6 kg राइट इज 90 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, तो 6x प्लस 2 kg wheat 2y प्लस 3 kg राइस 3z इक्वल टू 70। तो मैट्रिक्स मेथड लगा के मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। ए इज इक्वल टू 4 2 6 3 4 2 और 2 6 3। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, चलो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। एक्स वाई जेड और बी इज इक्वल टू क्या हुआ, 60 90 और 70। ठीक है। और मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए इनवर्स। ठीक है। ओके, तो चलो करते हैं इसको। ये मुझे पता है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सबको हटा, क्योंकि जगह बची नहीं, सब में तो मैंने लिख दिया। हम मुझे निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, पहले मैं अपने ए मैट्रिक्स जो है वो छोटी छोटी लिख लेता हूँ, क्योंकि जगह मेरे पास बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो 4 3, जो मेरी मैट्रिक्स आई थी वो ये आई थी, 4 3 2 4 3 2 4 6 2 4 6 4 6 2 3 6 2 3। मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं मोड निकालता हूँ। तो मोड क्या होगा, 4 बाहर और R1 का एक्सपेंड करूँ तो 12 -12 -3 बाहर और 6 -36 -30 और 2 बाहर और 4 -24 -20। तो मेरा एक मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 90 -40 मतलब 50। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, मोड ए आया। अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे निकालूं, मेरी जुबान पे मोड ही चढ़ा हुआ है। A11 A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, 1 1 का मतलब 2 और -1 की पावर 2 इज प्लस। तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो 4 3 जा 12 6 2 जा 12। ओके, तो ये हो गया 0। A12 A12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड। पहली बात तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इज -1 की पावर 3, माइनस आएगा 1 2। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, 2 3 6 6 माइनस 6 minus 36 is -30, so it would be -30 and minus plus, so it would be 30. Similarly A13 क्या होगा, प्लस आएगा और 1 और 3 4 -24 यानी -20 आएगा। ठीक है, अब निकालो A21। A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 और 2 3 4, तो 9 में से 4 गए 5 माइनस का, क्योंकि 2 1 -1 आएगा। अब A2 2 2 है तो 2 -1 की पावर 2 प्लस 2 यानी 4, यानी -1 की पावर 4 इज +1, तो प्लस रहेगा। और उसके बाद 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 2 6 3 4 दिया 12 2 छिक्का 12 4 दिया 12 -12 0। A2 2 3 पहले तो माइनस आएगा क्योंकि 2 + 3 इज 5 एंड -1 की पावर 5 इज -1 माइनस आए 2 3 सेकंड रो थर्ड, तो 4 2 8 -18 8 -18 is what, -10, so it would be A31 A31 is what, -1's power 3 + 1 is 1, so ये प्लस आएगा और 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 18 -8 18 -8 is what, 10, तो ये भी 10। A32 A32 means थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी 4 × 6 24 -4 इस, पहले तो माइनस आएगा एंड 4 × 6 is 24 -4 is 24 -4 is 20, so it would be -20। देखो 3 + 2 का मतलब क्या है, -1's पावर 3 + 2, तो -1's पावर 5 इज -1, तो माइनस आ गया यहाँ पर। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हेड किया मैंने, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 × 6 24 -4 इज 20। इसी तरीके से मैंने निकाला क्या, ये 3 तो प्लस आएगा, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड, तो 16 - 6 इज व्हाट, 10, तो ये 10। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या निकाले, कोफैक्टर्स निकाले। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट।
एडजॉइंट तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जो मैंने ये सब एलिमेंट्स निकाले तो 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या है, लिख लो यार, 0, -5, 10, ठीक है, 30, 0, -20, -20, 10, 10। तो ये मेरा जॉइंट। मुझे चाहिए इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 50 एंड 10, -5, 10, 30, एडजॉइंट एरिया 0, -20, -20, 10, 10। ठीक है, यही आया ना, यही आया, गड़बड़ नहीं हुई? एक बार चेक करिए। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ए इनवर्स आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है, एक्स क्या था, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या है, 1/50, 10, 30, -20, -5, 10, 10, -20 और 10। तो ये है, और बी क्या है, बी क्या निकला था मेरा, बी था मेरा 60, 90 एंड 70। 60, 90 एंड 70 मल्टीप्लाई कर दो तो यार, मैं क्या सोच मल्टीप्लाई बड़ी, चलो करते हैं, छोड़ो। मैं एक काम करता हूँ, 50 को अंदर कर देता हूँ। तो जब मैं इसको अंदर करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगा, हो जाएगा -1/10। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 3/5, और यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ आएगा -2/5। ठीक है, -2/5, और यहाँ भी आ जाएगा 1/5, और यहाँ भी आ जाएगा 1/5। ठीक है, 60, 90 और 70। ओके, कोई गड़बड़ नहीं हुई, चेक कर लेंगे। ये माइनस है, माइनस है ये, ठीक है, -2/5, ओके। मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहीं करते हैं, हो जाए 1/5। तो ये इसकी इसमें होगी तो ये -9 हो गया, इसकी नीचे वाले में होगी 70/5, कितना होगा 14 + 14। अब 3/5 की इसमें होगी तो 15 आएगा, करके देख लो भाई, 5 से बाहर नहीं, 15 कहाँ है, ये 36 आया, 36 आया, 36 आया। एक मिनट, 0 की 0 में करी तो इसका 0 ही हो गया, तो -2/5 इसमें करी तो ये हो जाएगा -28। ठीक है, 14 पंजे 70, ओके, -2/5 इसमें करी तो -24, 1/5 इसमें करी तो 18, और 1/5 इसमें करी तो 40। ये किसके इक्वल आया, एक्स वाई जेड के। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 12 में से 9 गए 3, 14, 3, 17, 36 में से 5 और 32 -24 इज 48। तो x की वैल्यू क्या है 17, y x की वैल्यू क्या है 17, अरे यार, x इज इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 8। ठीक है, एक्स वाई। सो फाइनली आपका डिटर्मिनेंट भी खत्म होता है, विद क्वेश्चंस, विद कॉन्सेप्ट्स। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, हर टाइप का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।
अच्छा हाँ, एक मिस्टेक हो गई यार, यहाँ पे ज़ीरो है, 10 नहीं है, ठीक है, ज़ीरो है, इसको 10 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब ये ज़ीरो होगा तो यहाँ भी ये ज़ीरो होगा, ठीक है। और जब यहाँ पर ज़ीरो होगा तो ये 5, हाँ ये 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है 5। अब जरा इसको वेरीफाई करके देख लो, 4×5 = 20, 3×8 = 44 और 16 = 60, हाँ ठीक। तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी, 5, वाई की 8 और जेड की 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 10 लगा मुझे, सब ज़ीरो है, ठीक है। तो चलो ये फाइनल है, ठीक है भाई, थैंक यू।